आज की क्लास में हम एक्सेल सीखेंगे। एक्सेल्स के अंदर आपका डाटा डाटा के अंदर डाटा टूल्स सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाटा डाटा के सारे मेन्यूज आपको आने चाहिए। इसके अंदर हम आज डाटा टूल्स पढ़ेंगे। डाटा टूल्स हम कैसे पढ़ेंगे इसमें देख लें। सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है डाटा टूल्स का? टेक्स्ट टू कॉलम सबसे पहले ऑप्शन है। टेक्स्ट टू कॉलम का काम क्या होता है? सिंपल बड़ा काम है इसका। टेक्स्ट टू कॉलम आप कहीं से भी नेट से या फिर कोई भी नाम लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल के लिए नाम लिखे हुए हैं, ये मैंने एक नाम लिखा सोहन कुमार और ये एक ही सेल में एंटर कर दिया है। ये मैंने एक ही सेल के अंदर एंट्री हो गई है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऐसे ही नाम मेरे 100 या 150 नाम एक ही सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं आपने एंटर करे हो या कहीं से आपने कॉपी करके पेस्ट करे हो, और पेस्ट करने के बाद ऐसे 100 नाम आपके एंटर, 100 जरूरी नहीं है, 100 150 200 अगर नाम एंटर होंगे तो आपको ये फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम सेपरेट करने हैं, मतलब अलग अलग सेल के अंदर करने हैं। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कैसे करेंगे। जितनी देर में आपने कॉपी पेस्ट करा है उतनी ही देर में अगर ये हो जाए तो कितना ईजी होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करना है। मान लेते हैं ये सोहन कुमार श्रीवास्तव लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है आपने? इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल करना है। इस सेल के अंदर नहीं है, मैं अब आपको दिखा दूं कि इस सेल के अंदर ये वर्ड नहीं है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई देने लगे। मैंने इसको जूम कर लिया है और ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये दिखाई देने लगे नाम को। और मैं इसको जाता हूँ और ये टेक्स्ट टू कॉलम पे प्रेस करता हूँ। सोहन कुमार श्रीवास्तव है। इसको मेरे को सेपरेट करने के लिए क्या करना है? इस सेल के अंदर ही है, सेकंड सेल में नहीं है, थर्ड सेल में नहीं है। टेक्स्ट टू कॉलम पे जैसे ही प्रेस करूंगा तो एक मैसेज आएगा, एक डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा। बहुत ही डायलॉग इजी डायलॉग बॉक्स है ये। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड स्टेप 1 to 3 में है, 1 of 3 में है। और जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो, इसमें दो ऑप्शन है, डिलिमिटेड है और फिक्स विड्थ है। आप पहला आपने फिक्स विड्थ करना है, ये सिंपल के लिए है। नेक्स्ट विड्थ करोगे, नेक्स्ट करोगे तो इसमें दो पॉइंट्स दिख रहे हैं। सपोज सोहन कुमार और श्रीवास्तव को अलग करना है, ये सही दिखा रहा है, लाइन से पार्टीशन कर दिए। पार्टीशन भी कहाँ से करेगा? जहाँ पे सोहन और कुमार के बीच में स्पेस है, ठीक है, कुमार और श्रीवास्तव के बीच में स्पेस है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो देन ये फिनिश कर देगा। जैसे ही फिनिश करेगा तो ये अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये तो कुमार अलग अलग हो गया, श्रीवास्तव अलग हो गया। अब इसमें एक और ऑप्शन है, मैं कंट्रोल जेड से फिर अंडू कर देता हूँ इसको, वापसी इससे सेल्स को, और वापसी जाता हूँ टेक्स्ट कॉलम के अंदर। और इसके अंदर एक ऑप्शन में और मिलता है, ये लाइन ही मिल रही है। सपोज मान लेते हैं कि मुझे सोहन और कुमार को एक ही में रखना है, श्रीवास्तव को अलग करना है। तो इस पे डबल क्लिक करके इसे पकड़ के ड्रैग करके डबल क्लिक करके इसे हटा सकते हो आप। ये हट जाएगा इस तरह से। तो सोहन कुमार एक सेल में हो जाएगा, श्रीवास्तव एक अलग सेल में हो जाएगा। अब ये देखो, नेक्स्ट करने के बाद आप फिनिश कर सकते हो। और जैसे आप फिनिश करोगे तो ये देखो अलग हो गया, सेपरेट हो गया। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, कमाल का ऑप्शन है ये। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत अपने काम को ईजी कर सकते हो। अब मैं इसको कंट्रोल जेड से फिर से अंडू कर रहा हूँ और फिर से आप देखो इसमें एक और है। मैं एक साथ मल्टीपल कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही करें। मैं लिख देता हूँ मोहन गुप्ता। ये दो हैं, इसमें फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है, बस लास्ट नेम नहीं है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और टेक्स्ट टू कॉलम पे जाऊंगा। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद अब मैं फिक्स विड्थ का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोनों को सिलेक्ट जरूर रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने सिलेक्ट रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये देखो इसने पार्टीशन कर दिए, नेक्स्ट और देन फिनिश। ये देखो सेकंड थर्ड नेम आ गया। और अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स उठाते हो, जैसे मेल आईडी उठाते हैं, मान लेते हैं कोई कोई मेल आईडी लिखी हुई है, जैसे मोहन, मोहन @gmail.com, और ये लिखा हुआ है राम @gmail.com। ये अलग अलग नाम लिखे हुए हैं इस तरह से। मैं इन्हें क्या करता हूँ, इन दोनों को अलग अलग सेल में डिवाइड करना है। सेल को डिवाइड करने के लिए क्या करना है, दोनों सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और मैं चाहता हूँ @ से दोनों हट जाए। मोहन मोहन अलग हो जाए, @ से gmail.com अलग हो जाए, gmail.com साइड में हो जाए, और @ से सेपरेट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है आपने। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाओगे तो आप देखो डिलिमिटेड पे सिलेक्टेड हो रहा है। आप मैनुअल भी डिलिमिटेड सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ना तो हमने टैब दिया हुआ है ना तो सेमी कॉलम है, मतलब आप टैब से भी अलग कर सकते हो किसी वर्ड में। सेमी कॉलम है तो सेमी कॉलम से भी अलग सकते हो। कॉमा लगा रखा है तो उससे भी अलग अलग कर सकते हो। स्पेस दिया हुआ है तो भी आप अलग कर सकते हो। और अदर पे जाओगे, अदर पे यहाँ पे डालोगे। शिफ्ट के साथ आपने क्या करना है, डालना है, क्योंकि सभी के बीच में क्या है, जैसे आपने डाला है। और याद रखना जो वर्ड डालोगे वो @ वर्ड्स यहाँ से
हट जाएगा। और नेक्स्ट करोगे और फिनिश कर दोगे यहाँ से। फिनिश करने के बाद दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगे। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। ओ, जैसे ये इस पे हाइपरलिंक लग जाता है, कलर चेंज हो जाता है। अब मैंने इसे प्रेस तो कर दिया है, तो अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, इन दोनों के कलर्स टेक्स्ट को नॉर्मल करने के लिए आप फॉर्मल प्रिंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर का अपने नॉर्मल भी फॉन्ट साइज ठीक कर सकते हो इसके। हो, फॉर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल करा और इस पे क्लिक कर देंगे आगे। ये देखो नॉर्मल हो गया वर्ड। आप इस पे भी प्रेस करो और इस पे भी प्रेस करके इसे नॉर्मल कर लो। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएंगे। नॉर्मल टेक्स्ट होने के बाद अपने हम वापसी चलते हैं, उसमें और भी ऑप्शन है। जैसे कि सपोज मैंने आपको बताया कि उसमें एट द रेट कॉमा वगैरह मैंने नाम लिखे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ कॉमा डाल के, कुछ भी कोई भी वर्ड डाल देता हूँ सिमिलर। ये वर्ड्स डालती हैं। वर्ड्स डालने के बाद अब मुझे इन्हें अलग करना है। अलग करने के लिए याद रखना है, जब तक ये कर्सर चल रहा है तब तक कोई ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। यही बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये इनेबल क्यों नहीं हो रहे हैं। आपने बाहर प्रेस करके दोबारा क्लिक करना है और टेक्स्ट कॉलम पे अगेन जाना है। अब ये जो डिलिमिटेड आ रहे हैं, अब इसमें से अगर मैंने सपोज सेमी कॉलम नहीं दिया हुआ है या कॉमा दिया हुआ है, कॉमा पे प्रेस करो, पार्टीशन हो जाएंगे। देखो, बहुत ही बढ़िया कमाल का ऑप्शन है। फिनिश कर दोगे, फिनिश हो जाएंगे, सारे वर्ड्स अलग अलग टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके बहुत सारे काम को इजी कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट का टॉपिक है आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट से क्या होता है? रिमूव डुप्लीकेट, जो डाटा डुप्लीकेट होता है, सपोज मान लेते हैं ये मैं शीट छोटी कर रहा हूँ। छोटी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डाटा दिखाई दे। सपोज इसमें नाम कोई डबल है, मान लेते हैं कृष्णा है ना, डबल है उसका डाटा, कृष्णा। ये कृष्णा, दो कृष्णा है मेरे पास। ठीक है, इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करना है। जब भी रिमूव डुप्लीकेट करोगे तो एक एक्स्ट्रा डाटा सेलेक्ट करोगे। ध्यान रखना है कि आपने एक डाटा एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है। रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है आपने और क्लिक करोगे। यहाँ से डाटा माई डाटा इज हेडर है, यहाँ से माई डाटा इज हेडर हटा दोगे तो कॉलम ए कॉलम बी आ जाएगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर मैं एक एक्स्ट्रा नहीं सिलेक्ट करता तो क्या होगा, सपोज मान लेते हैं, वो भी दिखा देता हूँ। एक डाटा एक्स्ट्रा नहीं सिलेक्ट करता तो कई बार ये क्या करता है, ये देखो एक डाटा इसने नीचे से छोड़ दिया है। मैंने एक डाटा नीचे एक्स्ट्रा नहीं सिलेक्ट करा तो इसने एक स्किप कर दिया है डाटा को। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना है मुझे या आपको, हमेशा रिमूव डुप्लीकेट करते समय एक डाटा को एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपने अनसेलेक्ट ऑल मार लेना है और स्टूडेंट नेम में। और याद रखना है स्टूडेंट नेम यूनिक होने चाहिए, तभी ये काम करता है, अदरवाइज नहीं काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरा डाटा यूनिक है। और स्टूडेंट नेम में अगर आपको कोई डुप्लीकेट नाम आ रहा है, उसमें से एक हटाना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ओके करोगे तो एक डाटा को वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और ऑलवेज रिमूव वाला डाटा होगा, बॉटम वाले डाटा होगा उसको ही रिमूव करेगा, ऊपर वाले कृष्णा को नहीं छुएगा, नहीं डिलीट करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिमूव डुप्लीकेट वाला। अब थर्ड ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन किस काम में आता है? डाटा वैलिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है, सिलेक्ट करा इस एरिया को, और इसमें जाके बहुत सारी क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैं आपको एक समझाऊंगा, आपने सारे समझने होंगे। होल नंबर, एनी वैल्यू तो कुछ भी होता है कि आपने एनी वैल्यू ले ली, पर आपने होल नंबर लेना है। होल नंबर में यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन है, नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। आपने कोई भी एक कंडीशन लेनी है, आपने वो कर करके देखना है। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं कमेंट्स में उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा और फुल वीडियो के साथ। मिनिमम वैल्यू मैंने ले ली इसमें, मिनिमम वैल्यू ने 30 ले लिया और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैंने 99 डलवा ली। और डालने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इस सेल के अंदर जो सिलेक्टेड सेल है इस पे कंडीशन लग रही है, अगर मैं ओके करता हूँ तो 33 और 99 के बीच की वैल्यू एंटर हो जाए। अब मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, जरूरी नहीं है इसी में ही काम आता हो। अगर टीचर्स एक शीट को बना रहा है तो उसको किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, तो 33 और 90 के बीच के ही मार्क्स एंटर हो। अगर 33 से नीचे एंटर हो जाते हैं तो उसे पता लग जाना चाहिए कि 33 से नीचे एंटर हो रहे हैं और ये एंटर नहीं करने देगा आपको। और ओके करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे 32 एंटर करूँ तो ये एंटर, क्योंकि इसमें कंडीशन लगी है 33 से 99 के बीच की। अगर 33 एंटर करने दो हो जाएगा, 99 भी एंटर हो जाएगा, 100 एंटर नहीं होगा। इससे मिस्टेक होने के चांसेस, कोई भी काम कर रहे होगे आपको मिस्टेक्स नहीं होंगे, आप इसमें प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हो। आप चाहते हो इसके साथ एक मैसेज भी शो कर दे तो ज़्यादा बेटर है, तो इसमें मैसेज के भी ऑप्शंस हैं। आप प्रेस करोगे टेक्स्ट कॉलम में जाके के अंदर, और यस करना है, इसमें इनपुट मैसेज डाल दो कोई भी। यहाँ पे जो भी मैसेज डालोगे वो शो करता रहेगा आपके पास, कुछ भी।
अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। मैंने डेंजर लिख दिया, ये देखो। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी मैंने कंडीशन लगाई है वहाँ वहाँ पे मैसेज आता रहेगा। और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मैसेज लगाना है, और देखो यहाँ साइड में मैसेज नहीं आ रहा है और यहाँ मैसेज आता रहेगा, ये आपको अलर्ट देता रहेगा, वार्न करता रहेगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है। और एक और है, अगर आप ये मैसेज नहीं देना चाहते हो तो इससे बढ़िया मैसेज भी है, मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये अलर्ट, एरर अलर्ट है। इसके अंदर आप साइन चूज कर सकते हो, कौन सा, वार्निंग का, इंफॉर्मेशन का। ये देखो अलग अलग साइन है, वार्निंग का, इंफॉर्मेशन का। और यहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हो, टाइटल वही, कोई भी मैसेज, दिस इज रॉन्ग वैल्यू, और ओके करता हूँ मैं। जब मैं ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे जब मैं गलत वैल्यू डालूंगा तब मैसेज आएगा, इंफॉर्मेशन का साइन है, दिस इज रॉन्ग वैल्यू, ओके। पर ये एंटर करने देगा। ओके करने के बाद आफ्टर आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, और फिर उसके बाद आपने ओके कर दिया तो एंटर करने देगा। आपको पता है उसने इंफॉर्मेशन दी है, आफ्टर इंफॉर्मेशन आपने एंटर करा है। समझ में आ रहा है आपको? 55 डाला है, इसमें एंटर तो कर ही जाएगा, इसमें तो पूछेगा ही नहीं। पर 100 डाल रहे हो, इसके बाद कर रहा है दिस इज रॉन्ग वैल्यू, बट इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद आफ्टर ओके कर रहे हो आप, मैसेज देखने के बाद, तो आप ओके करने के बाद ये वैल्यू एंटर हो जाएगी। इसमें ये फ़र्क है। और मैं इस कंडीशन को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन, ओके करूँगा और क्लियर ऑल कर दूंगा। क्लियर ऑल करने के बाद ओके कर दूंगा तो यहाँ पे कंडीशन हट जाएगी। और अब मैं 10 या कोई भी वैल्यू गलत डालता हूँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, कोई रॉन्ग वैल्यू नहीं शो करेगा। ये तो हो गया डाटा कंडीशन आफ्टर कंडीशन। अगर आप कंडीशन लगाने के बाद ये सारी वैल्यूज एंटर करते हो, अगर ऑलरेडी डाटा एंटर है, उसमें क्या हो सकता है, सपोज ये डाटा ऑलरेडी एंटर है और मैं इसमें ये चेक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाकर इसमें होल नंबर में लिया और इसके अंदर मैं कंडीशन चेक करना चाहता हूँ। मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, इसमें मैंने लिख दिया 45, और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 90। उसकी बीच की वैल्यूज करेक्ट है, अदरवाइज मेरे हिसाब से रॉन्ग वैल्यूज है। ठीक है। अब ये मेरा डाटा ऑलरेडी एंटर है, इसके बाद मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन सी वैल्यूज, ये तो ऑलरेडी एंटर है। अब मुझे चेक करने के लिए क्या करना है, मैंने कंडीशन भी ओके कर दी है। तो डेटा वैलिडेशन के अंदर जाना है आपने, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, सर्कल वैलिड इनवैलिड डाटा, सर्कल वैलिडेशन के सर्कल। अब सर्कल इनवैलिड डाटा पे प्रेस करूंगा तो ये क्या दिखाएगा मुझे, कि जो वो उन डाटा पे सर्कल कर देगा जैसे ही मैंने इस पे प्रेस करा है। प्रेस करने के बाद मेरा और कौन कौन से डाटा गलत हैं, देखो 92, 92, 35, 95, ये डाटा रॉन्ग वैल्यूज है। आपने क्या करना है, अगर इस पे से सर्कल हटाने चाहते हो आप, तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल कर दो, इजिली हट जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, ये मैंने फटाफट बता दिया है। और इसमें एक और ऑप्शन है, आप वो करके देखना। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने एक एरिया सेलेक्ट करा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लिस्ट है, डेट है, टाइम है। देखो डेसिमल प्लेसेस हैं, कितने मिनिमम डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए, मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में अभी करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा यूनिक सा है। डेट, स्मॉल डेट, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट डाल दो, किसकी बीच की ही डेट डलेंगी और अदरवाइज डेट नहीं डलेंगी। नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इसमें से कोई से भी रूल लगा के चेक करना है आपने। और डेट के बाद आ जाता है आपका टाइम, कि आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच के ही डाटा एंटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ हम काफ़ी सेल्स में करते हैं कि अगर मेरे पास ग्रेटर देन इतने से ही, इस बीच से इस बीच की टेक्स्ट लेंथ एंटर हो, अदरवाइज ना हो। जैसे कई सेलों में या कई फॉर्म में होता है ना, कि मिनिमम आपने 5 अल्फ़ाबेट रखने हैं और मैक्सिमम 10 अल्फ़ाबेट रखने हैं, तो वो चीज़ कर सकते हो। और मैं आपको ये लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। लिस्ट क्या होता है, सोर्स आपने कहाँ लाना है, ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है इस रेंज को, और इस वाले स्टूडेंट नेम को ये लिस्ट सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, पहले आपने सेलेक्ट करना है और फिर आपने उस रेंज को सिलेक्ट करना है। और जब आप उसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा, जिस तरह से आप फॉर्म में आता है आपके ड्रॉप डाउन, और वो सारी नेम की लिस्ट आपको यहाँ पे इजीली शो करेगी कि ये नेम की लिस्ट है। आप इसे ड्रॉप डाउन के थ्रू भी एंटर करा सकते हो। ये देखो बहुत बढ़िया है, और आपको याद करने की भी जरूरत भी नहीं है कितने स्टूडेंट्स है कितने नहीं है। ठीक है, डाटा वैलिडेशन का ये इस्तेमाल है। नेक्स्ट, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का क्या काम है, कंसोलिडेट मतलब दो वैल्यूज को एंटर करना। वो मैक्सिमम काम आता है कि अगर आपकी शीट 1 पे डाटा है, शीट 2 पे डाटा है, शीट 3 पे डाटा, शीट 4 पे चाहिए आपको, अलग अलग शीट्स पे बिखरा हुआ डाटा पड़ा हुआ है, और उसको एक सेल्स में लेके आना है। मैं आपको इसी सेल पे करके दिखाता हूँ। पहले कंसोलिडेट में जाएंगे और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सम करना है, प्रोडक्ट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन लगाना हो। रेफरेंस में लेना है आपने क्या, पहले तो एक सब्जेक्ट ले लिया और ऐड कर लिया इस रेफरेंस को। ऐसे ही मैथ्स के रेफरेंस ले लिया और इसको भी क्या कर लिया, और ऐड कर लिया। ये दो रेफरेंस ले लिए, मान लेते हैं अलग अलग सेल्स पे है। और जब मैं ओके करता हूँ इसे,
ओके करने के बाद देखो इन दोनों को 60 और 50 को जोड़ के 110 ले आया, 110, ठीक है। और यही वैल्यूज अगर मेरी शीट 1 पे या शीट 2 पे और शीट 3 पे पड़ी होती तो उसके लिए भी यूजेबल होती। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं मैथ्स का जो डाटा है वो आपका शीट 2 पे की बजाय शीट 1 पे है, यहाँ पे है, और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। और मैं शीट 3 पे डाटा कंप्लीट एंटर कराना चाहता हूँ। मैंने पहले क्या करा, सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर सिलेक्ट आप कंसोलिडेट पे जाओगे और सम करोगे। रेफरेंस आपका फर्स्ट रेफरेंस शीट 1 पे है, तो मैं पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, और इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद शीट सेकंड पे जाता हूँ और यहाँ पे भी इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी के डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं। ओके करा, और ओके करने के बाद देखो ये तो 1 1 10 आ गया। यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी उन्हें नहीं दे सकते हो। बेसिकली काम इसलिए होता है कि अलग अलग शीट पे अलग अलग ज्यादा डाटा पड़ा हुआ, उसे कंसोलिडेट करके एक शीट पे लेके आना है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बस सिंपल सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभार जब इसकी नीड ज्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें आता है दो ऑप्शन, सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक। ये जिसका इस्तेमाल देख लो। क्या होता है, गोल सीक होता है ये वहां लगता है जहाँ पे फॉर्मुलेज लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मुले लगे हुए हैं, यूज आपने इस पे करना है। कोई स्टूडेंट आगे बोलता है, या जरूरी नहीं है मार्कशीट पे ही, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 202 की जगह इसको मेरा टोटल जो बन रहा है 210 बन रहा है, तो आप कहोगे ठीक है, अगर बन रहा है तो आप एक्स बता दो। तो आपको नहीं पता है, आप गोल सीक पे जाओगे और इसको यहाँ पे G7 को क्या कर दोगे, वैल्यूज में 210 कर दोगे। अब वो बताएगा जी मेरे कौन से सेल बढ़ाने, मार्क्स बढ़ाने हैं, किस सब्जेक्ट्स में मार्क्स बढ़ाने हैं। जी साइंस में बढ़ाने हैं, ये साइंस में कम दिए हैं आपने। ठीक है, क्रॉस चेक करने के बाद ओके कर दिया। ये देखो, हमारा टारगेट था 210 और करंट वैल्यू भी 210 बन चुकी है, और उसके मार्क्स भी इंक्रीज कर दिए उसने। ये सिंपल से फॉर्मेट है। और ये कई बारी हमारे पास ज़्यादा जब डाटा लार्ज स्केल में होता है तब उसमें बहुत यूजेबल चीज़ है, यूजेबल ऑप्शन है। अब ये सिनेरियो मैनेजर क्या होता है? सिनेरियो मैनेजर होता है जी, आपने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में देखी होगी, कोई भी काम देने से पहले वो पहले सिनेरियो माँगते हैं। सिनेरियो का मतलब होता है डेमो दिखाओ कि उनकी कंपनी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या कितनी वैल्यूज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ। मैं ये सम करके बताता हूँ आपको। मैंने इसका सम कर लिया, और सम करने के बाद अ, अगर मैं इंग्लिश के मार्क्स में कोई भी चेंजेस करता हूँ, तो इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, वो मुझे एक अलग सिनेरियो करके दिखा दे। इस शीट को बेसिकली ना खराब करें। तो बेसिकली करना क्या, आपने शीट को सिलेक्ट करा, इस डेटा को, जिस डेटा से एंटर करने पर या चेंजेस करने पर इस वैल्यू पे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। तो डाटा व्हाट इफ एनालाइज में गए, सिनेरियो मैनेजर, और यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। ऐड करने पर इसको नाम दे दिया सिनेरियो को, कोई भी नाम। ये मैंने डेमो नाम दे दिया और इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या हुआ, ये जितने भी मार्क्स होंगे ये सारे के सारे इधर आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे। मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। ये मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं अपने हिसाब से। चेंजेस करने के बाद मैं बोलता हूँ ये चेंजेस हो गए हैं, और फाइनल ओके करता हूँ। जब मैं ओके कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि समरी, इसके इफेक्ट किसके ऊपर देखना चाहिए, इस पे चेंजेस करने के बाद बेसिकली इफेक्ट किस पे देखना है। तो मैं समरी पे प्रेस करूंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा, करेक्ट। मुझे डिजिट ये चेंजेस देखनी है ना, इस पे कितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और सिनेरियो समरी पे प्रेस रखना है। ओके करोगे तो एक नई शीट खोल के दिखा देगा आपको। यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर देगा, सिनेरियो समरी। जी पहले उसकी वैल्यू आ रही थी 450, इसमें चेंजेस करने के बाद आ गई है 505। ये सिनेरियो है, सिंपल सा। ठीक है, सिनेरियो मैनेजर पर जो शीट 1 है मेरी, जो शीट जिस पे डेटा है शीट 2, इस पे कोई चेंजेस अभी भी नहीं आया। पर आपको लगता है कि जी नहीं, आपने अपने बॉस को या फिर जहाँ पे भी दिखाया है, इसको एनालाइज करने के बाद आपको लगा है कि ये सिनेरियो ठीक है और 505 आंसर आना चाहिए, तो आप शीट 2 पे जाओगे, मैनुअल एंटर करने की जरूरत नहीं है वो डिजिट। आप सीधा वर्टिफ एनालाइज के अंदर जाके सिनेरियो पे प्रेस करोगे, और उसी सिनेरियो पे प्रेस करना है जो ऊपर है, और शो कर दोगे। शो करने के बाद वो डिजिट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आगे के ऑप्शन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस आपको इजीली मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।